नमस्कार। आज हम बात करेंगे संतुलित आहार के बारे में, यानी डाइट चार्ट कैसे बनाया जाता है। मैं डॉक्टर आशीष आर्या MBBS आज बैलेंस डाइट से जुड़ी हुई जानकारी आपको दूंगा। डाइट चार्ट बनाना बहुत आसान होता है। एक बार आप सीख जाएंगे तो कभी भी नहीं भूल पाएंगे। संतुलित आहार लेने के लिए हमें गिलकी लौकी करेला लेना जरूरी नहीं होता है। हम दूसरी सब्जी भी ले सकते हैं, वो भी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहती हैं। संतुलित आहार में एक प्रमुख बात का हमेशा ध्यान रखना है। हमें जितनी मात्रा में प्रोटीन लेना है, लगभग उतनी ही मात्रा में फाइबर लेना है और लगभग उतनी ही मात्रा में फैट लेना है। यही मूल आधार है बैलेंस डाइट का। प्रोटीन, फाइबर और फैट की मात्रा थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि अगर आपने 20 ग्राम प्रोटीन लिया, 25 ग्राम फैट लिया और 15 ग्राम फाइबर लिया तो स्वास्थ्य के लिए कोई हानिकारक नहीं होता। दिक्कत तब आती है जब फाइबर और प्रोटीन हमारा 20 ग्राम पे ही रह गया और जो फैट है वो 90-100 ग्राम तक पहुंच गया। यही असंतुलित आहार होता है। इसलिए हमें संतुलित आहार अच्छी तरीके से समझना बहुत जरूरी है। जब हमारे खाने में फैट की मात्रा प्रोटीन और फाइबर की मात्रा से 5 से 6 गुना ज़्यादा रहती है और 5 से 10 साल तक रहती है, तब हमें डायबिटीज़, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। सबको शुरू नहीं होती हैं, 100 में से 5 से 10 लोगों को शुरू हो जाती हैं। कौन 5 से 10 में आएगा और कौन 90 से 95 में आएगा, ये कोई नहीं बता सकता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि खाने में प्रोटीन, फाइबर और फैट की मात्रा लगभग बराबर रखनी है। अब हम संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट की परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं। बैलेंस डाइट यानी एक ऐसा आहार जिसमें सारे पौष्टिक तत्वों और सही मात्रा में हो। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन से पौष्टिक तत्व होते हैं और कितनी मात्रा में उनको लेना चाहिए। पौष्टिक तत्व दो तरह के होते हैं। ऐसे पौष्टिक तत्व जो हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए, जिसे हम मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, पानी, फाइबर, ये सब हमें थोड़ी ज़्यादा मात्रा में चाहिए रहते हैं, ग्राम्स में चाहिए रहते हैं। और जो पौष्टिक तत्व हमें कम मात्रा में चाहिए रहते हैं, जैसे कि विटामिन, मिनरल्स, ये हमें मिलीग्राम या 1 या 2 ग्राम में चाहिए रहते हैं। जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए वो भी ज़रूरी है और जो कम मात्रा में चाहिए वो भी ज़रूरी है। दूसरा क्लासिफिकेशन ऐसा होता है, इसमें कुछ पौष्टिक तत्व जो रहते हैं जिनमें कैलोरी होती है और कुछ में नहीं होती है। जिनमें कैलोरी होती है वो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, और जिनमें कैलोरी नहीं होती हैं वो है पानी, फाइबर, विटामिन और मिनरल। जो कैलोरी दे रहे हैं वो भी ज़रूरी होते हैं और जो कैलोरी नहीं दे रहे हैं वो भी ज़रूरी होते हैं। कुछ तरह के खानों में लगभग सभी पौष्टिक तत्व होते हैं, जैसे रोटी, दाल, और कुछ खानों में एक ही पौष्टिक तत्व होता है, जैसे कि घी और तेल। घी और तेल में केवल और केवल फैट होता है और शक्कर में केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट होता है। अब हम संतुलित आहार में कैलोरी के महत्व के बारे में बात करेंगे। कोई खाने में कैलोरी कम है, ये ज़्यादा है, ये निर्धारित नहीं करता कि खाने के लिए वो अच्छा है या बुरा है। अगर हमें बहुत ज़्यादा कैलोरी चाहिए और जल्दी चाहिए तो ज़्यादा कैलोरी वाला खाना हमें फ़ायदा करेगा, और जब हमें कम कैलोरी वाला खाना चाहिए तो कम कैलोरी वाला फ़ायदा करेगा। तो ये सब निर्भर करता है स्थिति पर। कैलोरी हम जो भी ले रहे हैं खाने से वो बैलेंस होना चाहिए, मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का सही अनुपात होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट से कैलोरी जो आना चाहिए वो 60 से 65% आना चाहिए, प्रोटीन से 10 से 15% आना चाहिए और फैट से 15 से 20% आना चाहिए। यही मूल आधार होता है संतुलित आहार का। अब आप ये फैसला बना सकते हैं कि जब आपको ज़्यादा कैलोरी चाहिए तो आप 1 या 2 समोसे कभी कभी खा सकते हैं। यहाँ जितने भी पौष्टिक तत्व की हमने बात करी वो फ़ायदा भी कर सकते हैं और नुकसान भी कर सकते हैं। ये निर्भर करता है हम उसे किस मात्रा में ले रहे हैं। जी हाँ, हम जो भी खाना खाते हैं वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, निर्भर करता है हम उसे किस मात्रा में ले रहे हैं। एक दिन में हम उस खाने की मात्रा को कितना ले रहे हैं और हफ्ते और महीने में कितनी बार लेते हैं, और साथ साथ एक दिन में जब हमने वो समोसा या कुछ खाया है तो उसके साथ साथ क्या खाया है हमने। मान लीजिए आपने एक समोसा खाया और इसके बाद अगला जो डाइट रहा आपने हल्का फुल्का लिया तो कोई खास नुकसान नहीं करता।
लेकिन आपने दिन में पूरी खाई, फिर शाम को समोसे भी खाए और रात को केक भी खाया, तो वो नुकसान करेगा। मात्रा पे निर्भर करता है और साथ साथ हम उसके क्या क्या खा रहे हैं एक दिन में। हमारे घर में जो खाना बनता है, हमारी मेस में जो खाना बनता है, होटल में जो खाना बनता है, शादियों में जो खाना बनता है, उसी से हमें संतुलित आहार बनाना है। क्योंकि हमारे लिए कोई अलग से खाना नहीं बनने वाला और अलग से खाना बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। जो खाना उपलब्ध है उसी से संतुलित आहार बनाया जा सकता है। आपको बस एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है जो आपको मैंने पहले भी बताया था, यानी जितना हमें प्रोटीन लेना है लगभग हमें उतना ही फाइबर लेना है और लगभग उतना ही हमें फैट लेना है। यही प्रमुख आधार है संतुलित आहार का। एक सामान्य व्यक्ति को जिनको सामान्य कम करना है उन्हें एक दिन में करीबन 1800 से लेके 2200 कैलोरी की आवश्यकता होती है। जिन्हें ज़्यादा काम करना है, वजन बढ़ाना है, उन्हें करीबन 2500 से लेके 2700 कैलोरी की आवश्यकता होती है एक दिन में। और जिन्हें वजन कम करना है उन्हें कम से कम 1200 से लेके 1500 कैलोरी लेना जरूरी होता है। कैलोरी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, चाहे हम 1200 कैलोरी ले रहे हों, 1800 कैलोरी ले रहे हों या 2700 कैलोरी ले रहे हों। उसमें कार्बोहाइड्रेट 60 से 65% होना चाहिए, प्रोटीन 10 से 15% होनी चाहिए और फैट 15 से 20% होना चाहिए। ये अनुपात रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे हम वज़न कम करना चाहते हैं या वज़न बढ़ाना चाहते हैं या वज़न सामान्य रखना चाहते हैं। अगर हम 200-300 कैलोरी एक दिन में ज़्यादा ले लेते हैं या कम ले लेते हैं, उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है जब आप कैलोरी जो है फैट से ज़्यादा ले रहे हैं और प्रोटीन से कम ले रहे हैं, या फिर कार्बोहाइड्रेट से कैलोरी ज़्यादा ले रहे हैं और प्रोटीन से कम ले रहे हैं। ये दोनों स्थितियों में स्वास्थ्य पे फर्क पड़ता है। और एक प्रमुख बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कैलोरी पूरी करने के साथ साथ हमें ये ध्यान रखना है कि हमें पूरे विटामिन्स और मिनरल्स और फाइबर्स भी साथ साथ में मिल जाएं। क्योंकि कैलोरी अगर पूरी हो गई लेकिन फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स पूरे नहीं हुए तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। चाहे हमारी डाइट वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, यानी शाकाहारी है या मांसाहारी है, दोनों ही डाइट संतुलित की जा सकती हैं। दोनों में ही अगर प्रोटीन, फाइबर, फैट और कार्बोहाइड्रेट का जो रेशो है, अनुपात है, वो सही रखा जाता है तो बैलेंस हो जाती है, और अगर गड़बड़ रखा जाता है तो बीमारियां शुरू हो जाती हैं। हमें प्रोटीन से करीबन 10 से 15% कैलोरी की आवश्यकता होती है। यानी अगर एक दिन में हमें 2000 कैलोरी की आवश्यकता है तो प्रोटीन से हमें 200 से लेकर 300 कैलोरी की आवश्यकता रहेगी। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती है, यानी करीबन हमें 50 से 55 ग्राम प्रोटीन एक दिन में चाहिए रहता है। 5 से 10 ग्राम प्रोटीन अगर कम हो गया तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और 5 से 10 ग्राम अगर ज़्यादा भी हो गया तो भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो फ़ायदा ही करेगा। शाकाहारी खाने में भी अच्छा प्रोटीन मिल सकता है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए वो किस तरह मिलता है। अच्छे प्रोटीन के लिए लगभग सभी एमिनो एसिड होना जरूरी होता है। जो एमिनो एसिड गेहूँ, चावल और मक्के में कम रहते हैं वो हमें दालों से मिल जाते हैं, और जो दालों में एमिनो एसिड कम होते हैं वो हमें गेहूँ, चावल और मक्के से मिल सकते हैं। तो हमारे खाने में रोटी और चावल के साथ दाल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम शाकाहारी हैं तो हमारे खाने में दाल दोनों टाइम होना ज़रूरी है, और अच्छी मात्रा में होना चाहिए, कम मात्रा में नहीं होना चाहिए। मतलब कम से कम 1 या 1.5 कटोरी एक टाइम में होना चाहिए, और दोनों टाइम होना ज़रूरी हो। यहाँ पे दाल या दाल से बनी चीज़ कोई भी हो, दोनों ही एक ही काम करते हैं। अगर हम शाकाहारी हैं और दाल हमारे यहाँ हफ्ते में 1 या 2 बार बनती है, और दाल से बनी हुई चीज़ें भी कम बनती हैं, तो ये 10 से 12 साल में कई बीमारियां शुरू कर सकता है। क्योंकि केवल गेहूं की रोटी खाने से या केवल चावल खाने से हमें अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन नहीं मिल सकता। दाल का होना बहुत ज़रूरी है शाकाहारी खाने में। यहाँ हम वापस वही हमारे फॉर्मूले पे आएंगे कि प्रोटीन और फैट का रेशो सही होना चाहिए। जब हमें क्वालिटी प्रोटीन नहीं मिलेगा तब भी प्रोटीन की जो रेशो है वो कम हो जाएगी और फैट की रेशो ज़्यादा हो जाएगी, और यही कारण है भारत में डायबिटीज़ का बढ़ने का। क्योंकि हम अगर अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन नहीं लेंगे तो डायबिटीज़ ऐसे ही बढ़ती जाएगी। दाल हम कोई सी भी ले सकते हैं, लगभग सभी दालों में पौष्टिक तत्व एक जैसे होते हैं, दाल हो या दाल से बनी कोई भी चीज़ हो।
और मटर भी दाल की श्रेणी में ही आती है। मटर से बनी हुई चीज़ कोई भी खा सकते हैं, वो भी दाल जैसा काम करेगी। और फ्रेंच बीन और छोले की फली, ये भी दाल का काम करेगी। हमारे खाने में फैट्स का होना भी ज़रूरी होता है। फैट्स यानी तेल और घी, लेकिन यहाँ हमें मात्रा अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि ज़रा से भी तेल और घी की मात्रा ज़्यादा होती है तो हमारे स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक होती है। इसमें हमें वही बात ध्यान रखना है, प्रोटीन और फैट्स लगभग एक मात्रा में लेना है। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है फैट्स का नापने का। जो लोग ये सोचते हैं कि फैट्स की मात्रा यानी तेल और घी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उन्हें अपनी धारणा को बदलने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये कई विटामिन और हार्मोन्स के लिए ज़रूरी होता है। हमें 15 से 20% कैलोरी फैट से चाहिए होती है। यानी अगर हमें एक दिन में 2000 कैलोरी की आवश्यकता है तो करीबन 300 से लेकर 400 कैलोरी हमें फैट से चाहिए रहेगी। 1 ग्राम फैट में करीबन 9 कैलोरी होती है, यानी करीबन हमें 35 ग्राम से 40 ग्राम फैट की ज़रूरत होती है एक दिन में। यहाँ हमने देखा कैलोरी के फॉर्मूले से भी जो फैट की मात्रा है वो प्रोटीन की मात्रा से बराबर होना चाहिए। यानी हमें जितना ग्राम प्रोटीन चाहिए लगभग उतना ग्राम ही फैट चाहिए। यही मूल आधार है बैलेंस डाइट का। एक पूड़ी में करीबन 10 ml तेल होता है, यानी अगर आप किसी हलवाई से 100 पूड़ी बनवाएंगे तो करीबन 1 लीटर तेल चला जाएगा। एक पराठे में भी करीबन 10 ml तेल का उपयोग हो जाता है। 10 ml तेल यानी करीबन 2 चम्मच तेल। अगर हमारी थाली में 100 ग्राम सब्जी है, यानी करीबन 1 कटोरी सब्जी है जो कि तेल से बनी हुई है, लेकिन तेल उसमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, तो करीबन उसमें 7 से 10 ml तेल होने की संभावना होती है। और अगर उसमें तेल दिख रहा है तो करीबन 15 से 20 ml तेल होने की संभावना होती है। और लेकिन अगर उसमें तेल तैर रहा है तो करीबन 25 से 30 ml तेल होने की संभावना होती है। भारत के गांवों में और कई शहरों में तेल वाली तरी की सब्जी खाने का खूब शौक होता है। ज़्यादा तेल वाली तरी नुकसान करती है, ये हमें समझना होगा और लोगों को बताना होगा। तो साथियों, मत खाओ ऐसी सब्जी जिसमें हो तेल वाली तरी, क्योंकि भिजवा देती है कई लोगों की दरी। भारत में इतने ज़्यादा हार्ट अटैक आने का सबसे बड़ा कारण है खाने में ज़्यादा तेल का उपयोग। हमें तेल के उपयोग को सीमित रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। जहाँ दुनिया में हार्ट अटैक 60 साल की उम्र में आता है, वहीं भारत में इसकी औसतन उम्र जो है वो 50 साल है। यानी भारत में जो हार्ट अटैक आ रहा है वो 10 साल पहले आ रहा है, और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम जो हैं तेल का उपयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तेल के उपयोग को सीमित रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बहुत अच्छी कंपनी का तेल का उपयोग करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता हम तेल किसी भी मात्रा में लें। तेल की मात्रा तब भी सीमित रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम विज्ञापन देखते हैं और तली हुई पूड़ी देखते हैं विज्ञापन में, तो हमें ऐसा लगने लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छा तेल है, हम बहुत अच्छी मात्रा में ले सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छी क्वालिटी का तेल भी है तो उसे भी सीमित रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे घर में शुद्ध घी बनता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे ज़्यादा मात्रा में लें। शुद्ध घी भी क्यों ना हो, हमें उसे सीमित मात्रा में लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ अधिक होती है तो वो नुकसान करती है। तो हमें ये बात ध्यान रखना है, चाहे हम बहुत अच्छी क्वालिटी का तेल ले रहे हों या शुद्ध घी ले रहे हों, अगर हम उसकी मात्रा ज़्यादा लेते हैं तो वो नुकसान करता है। यहाँ हमें मात्रा जानना बहुत ज़रूरी है। हमें एक दिन में तेल और घी दोनों मिलाकर 30 से 35 ml से ज़्यादा नहीं होने देना चाहिए। यानी 30 से 35 ग्राम से ज़्यादा नहीं होने देना चाहिए। यानी एक महीने में तेल और घी दोनों मिलाकर एक व्यक्ति को 1 किलो से ज़्यादा यानी 1 लीटर से ज़्यादा नहीं होने देना चाहिए। अब कुछ लोग ये सोचने लगे कि अरे पहले के लोग तो बहुत घी खाते थे। अब यहाँ पे वही हमारा फॉर्मूला आएगा, बेसिक फॉर्मूला, प्रोटीन और फैट की मात्रा बराबर होना चाहिए। आज हमारे यहाँ घर में जो रोटी बनती है वो पतली बनती है करीबन 25 ग्राम से। पहले जो रोटी बनती थी वो मोटी बनती थी करीबन 50 से 60 ग्राम से। तो वहाँ पर प्रोटीन फैट रेशो बराबर था, लेकिन आपने यहाँ पतली रोटी कर दी है तो प्रोटीन का रेशो कम कर दिया है, और साथ साथ हमने दाल खाना भी कम कर दिया है। तो यहाँ प्रोटीन और फैट का रेशो
जो है गड़बड़ा रहा है। अगर हम पहले के लोगों से घी की मात्रा कंपेयर करते हैं तो हमें साथ साथ फाइबर की मात्रा भी कंपेयर करना चाहिए। पहले के लोग ककड़ी और टमाटर प्याज ऐसे ही आधा किलो खा जाते थे, लेकिन हम लोग सलाद कम खाते हैं। तो वापस वही फॉर्मूला आया, फाइबर और फैट रेशो है वो बराबर रहना चाहिए, और हमारा जो फैट है वो ज़्यादा जा रहा है और फाइबर और प्रोटीन कम हो रहा है। यही जानना बहुत ज़रूरी है। पहले के लोग अगर घी ज़्यादा लेते थे तो साथ साथ मिक्स डाइट भी लेते थे। मतलब एक दिन अगर उनकी गेहूं की रोटी बन रही तो दूसरे दिन ज्वार की रोटी बनती थी या बाजरे की रोटी बनती थी, कभी कभी मूंग की रोटी भी बनती थी। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम अगर गेहूं की रोटी के साथ घी ज़्यादा लगाते हैं तो वो नुकसान करता है। हमें एक बात पे विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारे खाने में तेल और घी दोनों मिलाकर 25 से 30 ml है प्रति व्यक्ति के लिए एक दिन में, तो हमें काजू बादाम जो हैं रोज नहीं खाना चाहिए। कभी कभार एक आध दिन खा लिए तो उससे कुछ नुकसान नहीं होता, लेकिन रोज 10 से 15 काजू बादाम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि काजू और बादाम में फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और अगर हम तेल और घी से फैट ले चुके हैं तो काजू बादाम से अगर हम फैट लेंगे तो वो हमें नुकसान करेगा। बादाम और काजू खाने को उन्हीं लोगों को बोला जाता है जिनके खाने में तेल और घी नहीं होता। विशेषतः जो विदेशी डाइट होती है वहाँ पे तेल और घी का उपयोग बहुत कम करते हैं। जब वो लोग नॉनवेज छोड़ते हैं तो वो जो ये बादाम और काजू लेना शुरू करते हैं, तो उनकी डाइट के लिए ये सूटेबल है, लेकिन हमारी डाइट के लिए ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि हमारे खाने में वैसे ही तेल और घी की मात्रा ज़्यादा है। अगर हमारी खून की जांच में कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट नॉर्मल आई है, यानी लिपिड प्रोफाइल जो है नॉर्मल आई है, सामान्य आई है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम तेल और घी ज़्यादा कर दें। ऐसा बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। कोलेस्ट्रॉल अगर नॉर्मल भी आया है तो भी तेल और घी की मात्रा है वो सीमित मात्रा में ही रखना चाहिए। ज़्यादा तेल और घी लेने से केवल कोलेस्ट्रॉल ही नहीं बढ़ता है, दूसरी दिक्कतें भी आती है। मतलब अगर ज़्यादा तेल और घी हम लेते हैं तो दूसरे पौष्टिक तत्व हमें नहीं मिल पाते हैं और उनकी कमी हो जाती है। खासकर कैल्शियम और आयरन जैसी चीज़ें होती हैं और विटामिन जैसी चीज़ें होती हैं, वो हमारे शरीर में कम हो जाती हैं ज़्यादा तेल और घी लेने से। तो ध्यान रखिए, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट नॉर्मल भी आया है तो भी आपको तेल और घी की मात्रा सीमित रखनी है। अब हम बात करेंगे फाइबर्स के बारे में, यानी रेशे। हमारे खाने में फाइबर्स का होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। फाइबर्स में कैलोरी नहीं होती है, मतलब अगर हम इसकी मात्रा थोड़ी बहुत ज़्यादा भी ले लेते हैं तो इससे कोई हमें नुकसान नहीं होता है। खाने में फाइबर किस तरह फ़ायदा करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। जैसे हमारे घर में कूलर होता है, उसमें एक जाली होती है और जाली से धीरे धीरे पानी जाता है जिससे हमारा रूम ठंडा होता है। वैसा ही कुछ काम फाइबर का रहता है, वो हमारे शरीर में पानी को रोक के चलता है, जिससे कि हमारे शरीर के हर हिस्से को हमेशा धीरे धीरे मात्रा में पानी मिलता रहे। फाइबर अगर हमारे खाने में है तो वो ठंड में भी मदद करेंगे और गर्मी में भी मदद करेंगे, क्योंकि उनका मेन काम क्या है, पानी रोक के चलना। वापस हम बेसिक फॉर्मूले पे आएंगे कि प्रोटीन, फाइबर और फैट लगभग बराबर होना चाहिए। अगर फाइबर कम होता है और फैट ज़्यादा होता है तो फैट ज़्यादा बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, और अगर फाइबर की मात्रा अच्छी है तो फैट को एब्जॉर्प्शन करने से वो रोकता है। तो ये भी एक फाइबर का फ़ायदा हुआ। हमें थोड़ा सा विटामिन B3 के बारे में जानना जरूरी है और कैल्शियम और आयरन के बारे में जानना जरूरी है। बाकी जो विटामिन हैं और मिनरल्स हैं वो हमें आसानी से मिल जाएंगे अगर हम प्रोटीन, फाइबर और फैट्स का रेशो बराबर रखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैल्शियम के बारे में। हमें एक दिन में करीबन 500 से लेकर 700 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कई बुक्स में और साइट पे इसकी मात्रा 1000-1200 लिखी है, लेकिन इतना कैल्शियम हमारे खाने से मिलना संभव नहीं है। 500 से 700 मिलीग्राम जो लोग व्यक्ति कैल्शियम लेते हैं उन्हें कैल्शियम से जुड़ी हुई बीमारियां होने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। कैल्शियम तो लगभग हर नेचुरल खाने में होता है, लेकिन कुछ खानों में बहुत कम होता है और कुछ खानों में बहुत सही मात्रा में होता है। 3 गेहूं की रोटी में मात्र 5 मिलीग्राम कैल्शियम होता है और हमें एक दिन में करीबन चाहिए 500 से लेकर 700 मिलीग्राम। तो केवल रोटी से हम कैल्शियम की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। रोटी खाना बहुत ज़रूरी है आयरन और विटामिन B3 के लिए, लेकिन इसमें कैल्शियम की कमी रहती है।
जो कि हमें दूसरों खानों से पूरी करनी होती है। इसलिए हमें जानना जरूरी है कि कौन से जो दूसरे खाने हैं उनमें अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। भारत की जो पुरानी डाइट थी जिसमें ज्वार बाजरा था और दाल थी, उसमें अच्छा कैल्शियम था, लेकिन ज्वार बाजरा और दाल ये सब चीज़ें आजकल हमारे खाने में बहुत बहुत कम बनती हैं। इसलिए धीरे धीरे करके कैल्शियम की कमी होती जा रही है। एक केले में लगभग 5 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, यानी 3 गेहूं की रोटियों में जितना कैल्शियम होता है उतना एक केले में होता है। और 15 केलों में जितना कैल्शियम होता है उतना मात्र एक संतरे में होता है, यानी संतरे में अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। संतरा एक अच्छा फल है कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए। 100 ग्राम पालक हो या 100 ग्राम मेथी हो, दोनों में ही हर 100 ग्राम पर 100 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। जितनी भी हरी पत्ती होती हैं उनमें अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। भिंडी में भी अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। हर 100 ग्राम भिंडी में करीबन 80 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। बाकी सब्जियों में भी कैल्शियम होता है, लेकिन थोड़ा कम होता है। हर 100 ग्राम पे करीबन 30 से 50 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। फलों में थोड़ा सा कम होता है सब्जियों से, लेकिन उनमें भी 5 मिलीग्राम से लेकर 25-30 मिलीग्राम तक होता है, और सबसे ज़्यादा होता है संतरे में। अगर हमारे खाने में तेल और घी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, नमक और मिर्ची की मात्रा भी ज़्यादा है, तो हमारे शरीर को कैल्शियम मिलने में दिक्कत आएगी और कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाएगी। इसलिए तेल, घी, नमक, मिर्ची थोड़ा थोड़ा कम करना चाहिए। कैल्शियम की कमी से जुड़ी हुई कई बीमारियां होती हैं जिसका लोगों को पता नहीं होता। वो केवल दर्द की गोली लेते रहते हैं, इलाज कराते रहते हैं, लेकिन बेसिक कारण पता नहीं रहता कि कैल्शियम की कमी के कारण उनको ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए हमारी डाइट में कैल्शियम की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। संतुलित आहार में आयरन का होना भी बहुत जरूरी है। 12 से 45 साल की महिलाओं को एक दिन में करीबन 10 से 15 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है, और बाकी जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं उन्हें करीबन 7 से 8 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। हमारे भारत के खाने में कई जगह शाकाहारी खाने में जो आयरन की मात्रा वो चल रही है वो 4 से 5 मिलीग्राम चल रही है, जिसके कारण भारत में कई महिलाओं को एनीमिया बीमारी हो रही है और उनको आयरन की टेबलेट लेने की ज़रूरत पड़ती है। और ये संख्या करीबन 30 से 35 करोड़ लोग हैं जिनको आयरन की टेबलेट की ज़रूरत पड़ रही है। इसलिए खाने में कौन कौन सी चीज़ों में आयरन होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे आसानी से उपलब्ध होने वाला आयरन का स्रोत और सबसे सस्ता स्रोत है गेहूं की रोटी। गेहूं की रोटी से हमें अच्छी मात्रा से आयरन मिलता है। दूसरा प्रमुख स्रोत है आयरन का, वो है दाल। दाल का होना बहुत ज़रूरी है शाकाहारी खाने में अगर हमें आयरन की पूर्ति करना है तो। हरी पत्ती जैसे पालक और मेथी, इनमें अच्छी मात्रा में आयरन होता है। हर 100 ग्राम हरी पत्ती पे करीबन 2 से 3 मिलीग्राम आयरन होता है। इडली सांभर, पाव भाजी, दाल चावल की खिचड़ी, इनमें भी अच्छी मात्रा में आयरन होता है। तिल्ली के लड्डू, इसमें एक तिल्ली के लड्डू में करीबन 2 से 3 मिलीग्राम आयरन होता है। आपका कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, फ़ोन नंबर पर भी पूछ सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है इम्पोर्टेंट पॉइंट कि प्रोटीन, फाइबर और फैट की मात्रा है लगभग बराबर रखना है। यही मूल आधार है संतुलित आहार का।